मेरी बीवी को मेरे ससुर ने अपनी जायदाद में से हिस्सा दिया तो बीवी ने वो जमीन बेचकर सारे पैसे मुझे दे दिए और कहा कि तुम जहाँ चाहो इन पैसों को खर्च कर दो। मैंने अपना छोटा सा मकान बेचकर एक बहुत बड़ा मकान खरीद लिया। सोचा कि ऊपर वाले पोर्शन में हम खुद रह लेंगे और नीचे वाला पोर्शन किराए पर दे देंगे। चंद दिनों बाद मैंने नीचे वाला पोर्शन एक बाबा जी को किराए पर दे दिया। बाबा जी ने बताया कि वो अपनी बीवी और अपनी 4 बेटियों के साथ इस घर में रहेंगे और उनका कोई बेटा नहीं है। मुझे कोई एतराज नहीं था, इसलिए मैंने उनको अपना घर किराए पर दे दिया था। मगर मेरी बीवी ने कहा कि तुम एक बार बाबा जी की बेटियों से मिल लेना ताकि तुम्हें पता चल सके कि वो किस तरह की लड़कियां हैं। ये ना हो कि वो किसी गलत काम में मुलविस हों। आजकल का माहौल तो वैसे ही बहुत खराब है। मैंने बीवी की बात पर सर हाँ में हिला दिया और सो गया। लेकिन अगली सुबह एक अजीब बात हुई। मैं सुबह 8 बजे घर से बाहर निकला तो वो बुढ़ा अपनी बेटियों के साथ उस घर में शिफ्ट हो चुका था। मैंने उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो वो बूढ़ा आदमी बाहर निकला। मैंने कहा, आप यहाँ पर किस वक्त आए हैं? कहने लगा, हम सुबह के 4 बजे अंधेरे मुंह यहाँ आए हैं। मुझे उस आदमी की इस बात पर बहुत ज्यादा शक हुआ था। उसकी बेटियां सहन में कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन कोई आवाज नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद बाबा जी अपनी बेटियों के बारे में मुहतात होगा या फिर मोहल्ले वालों से डरता होगा, इसीलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। मैंने ज्यादा इसरार नहीं किया। मैं वापस अपने दफ्तर चला गया। वापस आकर मैंने अपनी बीवी से कहा कि उस बूढ़े ने मुझे अपनी बेटियों से नहीं मिलने दिया, लेकिन तुम बिरयानी बनाओ और फिर बिरयानी देने के बहाने उनके घर चली जाओ, फिर वो तुमसे बात कर लेंगी। शायद इसलिए वो आदमी झिझकता होगा कि मैं मर्द हूँ। मेरी बीवी कहने लगी, ये ठीक है। उसने अगले ही दिन बिरयानी बनाई और उनके घर चली गई। लेकिन अगले ही 5 मिनट के बाद वो वापस आ चुकी थी और उसका मूड भी खासा खराब हो चुका था। वो कहने लगी कि अजीब से लोग हैं, उन लोगों को कोई तमीज नहीं है। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई, घर में से पहले से आती आवाजें भी बंद हो गईं और मैंने जब कहा कि मैं बिरयानी देने आई हूँ तो बूढ़े आदमी ने मुझे कहा कि यहाँ बाहर रख दें, हम आपको ये प्याला खाली करके वापस दे देंगे। मैंने कहा कि आपकी बेटियां कहाँ हैं? कहने लगा कि वो सब सो रही हैं और मुझे उसकी बीवी भी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन इससे ज्यादा शक वाली बात तो ये हुई कि अगले दिन हमारे घर में बिजली का बिल आ गया। मैं नीचे वालों का बिल देने के लिए जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा तो मेरे कानों में हल्की हल्की सिसकियों की आवाज पड़ने लगी। ये आवाज किसी औरत की थी, जैसे कई औरतें मिलकर रो रही हों। मैं काफी देर वहां खड़ा रहा। वो घुटी घुटी आवाज में बातें भी कर रही थी, मगर मुझे एक भी लफ्ज समझ नहीं आ रहा था। फिर उस बूढ़े की आवाज आई। उसने कहा कि खबरदार, अब अगर तुम सबकी आवाज निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बूढ़े की आवाज सुनकर मैं भी डर गया था। उसने तो इतनी दहशतनाक आवाज निकाली कि उसकी बेटियां बेचारी डर सहम कर चुप हो गई थी। फिर मैंने उसी वक्त घर के दरवाजे पर दस्तक दी। बूढ़े को गुस्से में आते हुए देर नहीं लगी। 5 मिनट में दरवाजे पर खड़ा था। उसने रूखे अंदाज में कहा कि क्या बात है भाई साहब, मैं ये बिल देने के लिए आया हूँ। इसमें से 5 दिन का बिल आपने अदा करना है और बाकी का बिल मैं दूंगा और अगले माह से आप पूरा बिल अदा करेंगे। बूढ़े ने कहा कि आप फिक्र नहीं करें, मुझे पैसों की कमी नहीं है। मैं तो यहाँ मजबूरी के तहत रहने आया हूँ, वरना हम लोग तो जिम्मेदार लोग हैं। मैं उस बूढ़े की बात सुनकर हैरान हो गया कि अगर ये जिम्मेदार है तो फिर अपनी 4 बेटियों के साथ इस किराए के घर में क्या कर रहा है। मैंने बीवी को ये बात बताई तो वो कहने लगी कि मुझे तो ये लोग कुछ मशकूक ही लगते हैं। बूढ़े ने अभी तक अपनी 4 बेटियों को किसी को भी नहीं दिखाया था। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बूढ़ा हमसे कुछ छुपा रहा है, कल को हम मुसीबत में ना पड़ जाएं। इसलिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम बूढ़े की बेटियों से मिलें, वरना इसे घर से निकाल देंगे। मैंने कहा, बेगम खुदा का खौफ करो, अगर इसे घर से निकाल दिया तो ये बेचारा अपनी 4 जवान बेटियों को लेकर कहाँ जाएगा। वैसे भी वो बूढ़ा अपनी बेटियों के बारे में बहुत मोहतात है, इसलिए तो शायद उन्हें हमसे मिलने नहीं देता। वो बात तो ठीक है मियाँ जी, लेकिन आजकल बहुत जराइम हो रहे हैं। हम पुलिस में जाकर ये सब बता देते हैं। खुदा का खौफ करो बेगम, मैंने हंसकर कहा। अभी ये सब पुलिस वालों को बताना जरूरी नहीं है, हम इसे खुद ही देख लेंगे।
मोहल्ले दारों को भी कहेंगे, सब लोग मिलकर इनसे बात करेंगे तो ये हमारा शक और गलत फहमी दूर हो जाएगी। वो आदमी मुझे बहुत ही शरीफ मालूम होता है। ऐसा लगता नहीं कि वो अपनी बेटियों के साथ कुछ गलत करेगा या फिर हमें बेटियों के नाम पर धोखा देगा। आजकल उसने हमसे तो कोई बात नहीं की, बस अपने ही घर में बंद रहता है, सो हमें इस बात से मसला नहीं होना चाहिए। इत्तफाक से हम मियाँ बीवी की सारी बातें मेरी बेटी आयशा ने सुन ली थी। वो हमारे कमरे में आ गई और कहने लगी, अम्मी अब्बू, आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं। मैं ऐसा करूंगी, कल अपनी 2-3 डॉक्टर सहेलियों को लेकर यहाँ आ जाऊंगी। कहूंगी कि हम कैल्शियम की कमी के लिए सर्वे कर रहे हैं, हमारा औरतों से मिलना जरूरी है। उस बुढ़े से भी कहेंगे कि अपनी बेटियों को लेकर आओ, हमें उनसे बात करनी है। साथ में एक वर्दी में मलबूस पुलिस वाली या फिर सिक्योरिटी गार्ड एहलकार को भी ले आऊंगी। उस आदमी की जुर्रत ना होगी कि ये हमें इनकार करे। बेटी का आइडिया हमें बहुत ही अच्छा लगा। अगले दिन दोपहर के वक्त मेरी बेटी आयशा डॉक्टर के लिबास में हमारे नीचे वाले घर के सामने खड़ी थी। उसने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा बूढ़े ने खोला था। बूढ़े ने जरा से सवाल जवाब किए और फिर कहने लगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, मैं किसी किस्म के सर्वे के लिए अपनी बेटियों को बाहर आने की इजाजत नहीं दे सकता। तब मेरी बेटी ने कहा कि बाहर आने की जरूरत नहीं है, हम खुद अंदर कमरे में चले जाएंगे और आप लोगों की बेटियों से सवाल जवाब करेंगे। बूढ़ा मजबूर हो गया था, वो उनको अंदर नहीं ले जाना चाहता था, ना ही उनकी बात मानना चाहता था, लेकिन फिर शायद इसरार पर उसने घर का दरवाजा खोल दिया। मेरी बेटी और उसकी दोस्त अंदर चली गईं। आगे का मंजर मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं भी नीचे उतरकर चला गया। शाम को मेरी बेटी आई। मैंने उसे कहा कि तुमने क्या देखा? कहने लगी, अब्बा, हमने तो मुश्किल से उसकी एक बेटी से बात की है, वो भी बूढ़ा हमें बात करने नहीं दे रहा था। हमें एक कमरे में ले गया। उसकी बेटी कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसने चादर इस तरह से ओढ़ रखी थी जैसे वो हमसे कुछ छुपा रही हो, और उसने पर्दा किया हुआ था। मुझे बड़ा अजीब लगा। उसने हमसे सवालों के जवाब भी नहीं सुने और बस मुख्तसरन हाँ और ना में बात करती गई। मुझे उसकी बातों की ज्यादा समझ नहीं आई, लेकिन मुझे भी अब यकीन हो गया है कि उनके घर में कुछ गलत जरूर हो रहा है, वरना वो लड़की इतनी डरी सहमी क्यों होती? कोई न कोई बात जरूर है। मैं तो आपसे कहती हूँ कि मजीद तहकीक करवाएं, और अगर ये लोग अपने बारे में कुछ नहीं बताते तो इन्हें घर से निकाल दें। मेरी बेटी और बीवी दोनों का मशवरा यही था कि इन लोगों को घर से निकाल देना चाहिए। मैंने भी खामोशी अख्तियार कर ली। मैं इस मामले पर सोचना चाहता था, क्योंकि मेरी बेटी और बीवी बात तो सही कर रही थी। मैं उनको झुटला भी नहीं सकता था। उन लोगों ने तो किसी से सलाम दुआ भी नहीं की थी, मिलना जुलना तो दूर की बात है। अगले दिन मैं ये बात करने ही लगा था कि एक अजीब वाकया हो गया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा तो बूढ़ा धाड़े मार मार कर रो रहा था। आज उसे धाड़े मार कर रोते हुए देखकर मेरा तो कलेजा कांप गया था। उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे और वो चीखें मार रहा था। उसे इस हालत में देखकर मैं हैरान रह गया। क्या हुआ भाई साहब, आप रो क्यों रहे हैं? कोई मुश्किल पेश आ गई है क्या? मैं आपको क्या बताऊं, बस मैं नहीं बता सकता। बूढ़ा अपना सर पीटने लगा। मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं बहुत खताकार हूँ। पता नहीं मेरा रब मुझे कैसे माफ करेगा। उस आदमी की बात सुनकर मैं वाकई में सोच में पड़ गया था कि उसने ऐसी क्या खता की है, क्या गुनाह किया है जो वो रोने लगा है। फिर उसने जो बात कही वो सुनकर मेरा भी कलेजा कांप गया। कहने लगा, भाई साहब, मेरी जवान बेटी मर गई है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। ये सुनकर मैं चुप हो गया था। मैं उसे तसल्ली देने लगा, और हम सब ने एक दिन लौटकर चले जाना है। भाई साहब, अब गम करने का तो कोई फायदा नहीं है। आप मर्द हैं, बहादुर बने। आपकी बाकी बेटियों और बीवी को आपके सहारे की जरूरत है। अगर आप कहते हैं तो मैं कफन दफन का इंतजाम करवा देता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, आपका शुक्रिया। अब मुझे अपने आबाई गांव जाना होगा। अगर आप मेरे साथ वहां चल सकते हैं तो ज्यादा अच्छी बात होगी, लेकिन वहां पर आप मुझे अपना किराएदार नहीं बल्कि दोस्त कहेंगे, क्योंकि हमारी बरादरी में किराए के मकानों में रहना अच्छा नहीं समझा जाता। मैंने खानदान में सबको यही कहा है कि मैंने शहर में अपना घर ले रखा है और मेरा दोस्त ऊपर किराए पर मेरे साथ रहता है, इसलिए कि मेरी गांव में इज्जत कायम रहे। मैं इस काबिल नहीं हूँ। यहाँ तो घर करोड़ों के मिलते हैं
और फिर किसी मोहताज जगह पर घर लेना काफी मुश्किल है। बूढ़े ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा था। मैंने कहा, ठीक है, आप फिक्र नहीं करें, मैं एम्बुलेंस मंगवाता हूँ। बेटी का जनाजा आप गांव में लेकर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप एम्बुलेंस का इस्तेमाल करें, वरना आम गाड़ी में तो आपको पता है क्या हालात होते हैं। ठीक है, आप एम्बुलेंस मंगवा दें, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। उसने 10,000 रुपए जेब से निकालकर मेरे हाथ पर रखे। अरे ये क्या, आप मुझे पैसे देकर शर्मिंदा ना करें, ये तो मेरा फर्ज बनता है, मैं पूरा करूंगा। वो बूढ़ा कहने लगा, नहीं जनाब, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, आप पैसे ले लें, बस आप एम्बुलेंस मंगवाएं, मैं तब तक अपनी बाकी बच्चियों को भी तैयार करता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद एम्बुलेंस आ गई। मुझे हैरत उस वक्त हुई जब अपनी बेटियों को इतना पर्दा करवाने वाले शख्स ने मुझसे ये कहा कि मेरी बेटी को उठाकर एम्बुलेंस में रख दें, और उसने अपनी किसी बेटी को बाहर नहीं आने दिया। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। फिर उसने मुझे कहा कि तुम एम्बुलेंस में आगे ड्राइवर के साथ बैठ जाओ, हम लोग पीछे बैठेंगे। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की कि मैं किसी तरह उसकी बाकी बेटियों को देख सकूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, सब लोग एम्बुलेंस में बैठ गए थे। एम्बुलेंस गांव की जानिब चलने लगी थी। मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि जब ये सफर खत्म होगा, सब लोग एम्बुलेंस से नीचे उतरेंगे तो मैं उसकी बाकी बेटियों को देख सकूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। जब हम लोग वहां पर पहुंचे, हम एम्बुलेंस से उतरने लगे तो बूढ़े आदमी के साथ सिर्फ उसकी एक बीवी उतरी थी। उसने भी खुद को बुर्के में ढांप रखा था, मगर हैरत मुझे उस वक्त हुई जब एम्बुलेंस में कोई और था ही नहीं। मैंने उससे पूछा कि आपकी बाकी बेटियां कहाँ हैं? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, मैं जवान बच्चियों को जनाजे पर नहीं लेकर आया, उनको तो मैं घर छोड़ाया हूँ, बस आप मेरे साथ चलें। अब कफन दफन का इंतजाम करना है और करीबी रिश्तेदारों के खाने का इंतजाम भी करना है। मैं बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था। एक तो उस बूढ़े आदमी की जवान बेटी फोत हो गई है, ऊपर से वो सब खाने का इंतजाम भी कर रहा है। बात तो बड़ी हैरान करने वाली थी, लेकिन क्या किया जा सकता था। मैं बस दुख में उसके साथ शरीक था। थोड़ी देर के बाद चावलों की एक देग भी आ गई और उनकी बेटी का जनाजा भी अदा हो गया। जनाजा लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलते हुए मेरी नजर उस शख्स के चेहरे पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। उसके चेहरे पर रोने के कोई आसार नहीं थे। मजबूत चेहरे के तासुरात के साथ वो कब्रिस्तान गया। उसने अपनी बेटी को दफनाया और फिर हम वापस उसके घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में मैं आगे पीछे हो गया। मैंने एक आदमी जिसका नाम नसीर था, वो उस बूढ़े का रिश्तेदार था, मैंने उस बूढ़े के बारे में पूछना चाहा और उससे कहा कि इस बूढ़े की कितनी बेटियां हैं। वो कहने लगा, कमाल है, आप इनके दोस्त हैं और आपको इनके घर के बारे में नहीं पता। नहीं जनाब, मुझे तो ये अपनी जाती जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताते और ना ही मैं पूछता हूँ। दोस्त होने के नाते मैं उनकी हर बात का ख्याल रखता हूँ ताकि उनको कुछ बुरा ना लग जाए, लेकिन आज मुझे तजस्सुस हो रहा है जवान बेटी कैसे फोत हो गई। मेरी बात सुनकर नसीर ने मुझे अजीब नजरों से देखा और बोला, उसने तो मरना ही था, उसके तो नसीब में यही था, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बता सकता क्योंकि फिर आप उनसे कह देंगे और मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरा नाम लेकर आप उन्हें मेरे खिलाफ बदगुमान करें। वो आदमी चुप हो गया और कुछ देर बाद बोला, भाई साहब, बेहतर यही होगा कि आप शहर वापस जाने के बाद आप इनसे खुद ये बात पूछें। वो आपके दोस्त हैं, वो आपको हर बात बता देंगे। मैं तो उस गांव के चौधरी से भी डरता हूँ और इन भाई साहब से भी डरता हूँ जिनकी बेटी का जनाजा हुआ है। अल्लाह सबकी बेटियों को अपनी पनाह में रखे। इतना कहकर वो वहां से चला गया। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैंने सोचा कि अब अगर मैं इन भाई साहब से बार बार ये बात तफ्तीश के अंदाज में पूछूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे। शहर पहुंचते ही मैंने तहमीद बांधना शुरू कर दी। मैंने उस बूढ़े से कहा कि मुझे किसी किस्म का कोई शक या गलत फहमी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मैं एक मोहल्ले में रहता हूँ और यहाँ मुझे सब मोहल्ले वालों को जवाब देना पड़ता है। दरअसल मामला कुछ यूं है कि जब से आप आए हैं मुझे मोहल्लेदार यही कहते हैं कि आप किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। आपके घर से अक्सर लड़कियों के रोने की आवाजें आती रहती हैं, लेकिन हमने जब भी आपके घर आना चाहा आपने हमेशा मना कर दिया। आपने कभी भी अपनी बेटियों से मिलने की इजाजत भी नहीं दी। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आपके दिल में अभी भी बेटी का गम है।
لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ محلے داروں کو آپ کی بیٹی کی اچانک موت پر بھی شک ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کی جوان بیٹی کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ فوت ہو گئی۔ آج تک کسی نے آپ کی بیٹیوں کو دیکھا نہیں۔ بھائی صاحب، خدا کے لیے مجھے سچ بتا دیں، مجھے شرمندہ نہ کریں کہ میں روز روز آپ کو شک کی نظر سے دیکھوں۔ میری بات سن کر وہ بوڑھا آدمی رونے لگا۔ خدا کے لیے مت روئیے، میں خود بھی بیٹیوں کا باپ ہوں۔ میں آپ پر خدا نہ خواستہ کوئی الزام نہیں لگا رہا، میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ان کو باہر کیوں نہیں لاتے۔ آپ کہیں گے تو ہم ان کا رشتہ کروا دیں گے، ان کی شادیاں اپنی بیٹیوں کی طرح کریں گے، لیکن اس طرح تو آپ اپنی بیٹیوں کے لیے مزید پریشانی کا باعث بنیں گے۔ میری بات سن کر بوڑھے نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، میری بیٹیاں شادی کے قابل نہیں ہیں۔ رہی بات کہ آپ کو میری بیٹیوں پر شک ہے تو آپ چلیے، چل کر انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، آپ کو یقین آ جائے گا۔ میں بوڑھے کی بات کو انکار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ اس کا ایک جذباتی حملہ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا، ضرور، میں آپ کے گھر چلوں گا کیونکہ میں آپ کے بارے میں بہت فکر مند ہوتا ہوں۔ بوڑھے نے واقعی میں سچ کہا تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے کر گیا۔ جیسے ہی اس نے گھر کا دروازہ کھولا، میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ اس کی تینوں بیٹیاں ایک ہی کمرے میں بیٹھی تھیں، لیکن ان کی حالت دیکھ کر مجھے رونا آ گیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شادی کے قابل واقعی میں نہیں ہیں۔ پھر اس نے آنسوؤں کے ساتھ مجھے جو بات بتائی، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، کبھی اندازہ بھی نہیں لگایا تھا کہ آج بھی ایسے سنگ دل لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کہنے لگا کہ میرے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ میں ایک ذمہ دار خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ جب میری بیٹیوں کی شادی کی عمر آئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے جیتے جی اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ لکھ دوں گا، مگر میرے اس فیصلے پر میرے بیٹوں کو اعتراض تھا۔ میں نے کسی بیٹے کو بھی تعلیم نہیں دلوائی تھی اور وہ چاروں جاہل اور غصے کے تیز تھے۔ جب میں نے غصے میں یہ فیصلہ سنا دیا تو میرے بیٹوں نے میرے ہی اسلحے سے میری 2 بیٹیوں کو معذور کر دیا اور 2 بیٹیوں کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا تاکہ عمر بھر ان کی شادی نہ ہو سکے۔ اب میرے چاروں بیٹے جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ میں کبھی بھی ان کو معاف نہیں کروں گا۔ بوڑھا آدمی یہ کہہ کر مزید رونے لگا۔ یہ دیکھ کر میرا دل کانپنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اتنی بھیانک سچائی اس معصوم سے چہرے کے پیچھے چھپی ہوگی۔ یہ آدمی تو اپنی بیٹیوں کی جان بچانے کے لیے یہاں آ بسا تھا۔ اب بیچارہ بس پچھتا رہا تھا اس بات پر کہ کاش میں اپنی جائیداد اکٹھی کرنے کی بجائے اپنے بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلواتا تو آج وہ اپنی ہی بہنوں کے دشمن نہ ہوتے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔